जब हम आपस में नमस्कार करते हैं तो 3 चीजें कनेक्ट होती हैं आपस में। आपका हार्ट, आपका हैंड, आपका हेड। आपका हार्ट, आपका हैंड और आपका हेड। जब ये तीनों ही चीजें आपस में मिल जाती हैं तो क्या होता है? तीनों में ही समरसता आ जाती है तो जीवन सुखी हो जाता है। बाकी डिटेल तो हमारे डॉक्टर साहब हमें बताएंगे। बहुत सुंदर कहानी मुझे याद आ रही है इस संबंध में कि एक बार गांव में 2 लड़के थे। शायद आप लोगों ने भी बचपन में ये कहानी सुनी या पढ़ी हो। 2 लड़के थे और एक लड़का जो था जो पैर से चल नहीं सकता था, अपाहिज था, और दूसरा था जो देख नहीं सकता था। लेकिन वो दोनों बड़े अच्छे दोस्त थे और दोनों को ही मेला घूमने के लिए जाना था। अब उनको पता चला कि मेला लगा है नदी के उस पार। अब जाए कैसे? वो चल नहीं सकता और दूसरा देख नहीं सकता, इंडिविजुअल तो जा ही नहीं सकते। तो उन्होंने क्या किया? तो उन्होंने, जो देख नहीं सकता था, उसने कहा जो चल नहीं सकता था अपने दोस्त को कि आप मेरे कंधे पर बैठ जाओ। दोनों एक हो गए। तो जो देख सकता था वो उसको डायरेक्शन बताता गया और जो चल सकता था अपने पैरों से चलने लगा। तो कहने का भाव ये है, आज के समय में आध्यात्मिकता और विज्ञान, कई लोग सोचते हैं कि जो आध्यात्मिकता है उसमें विज्ञान की जरूरत नहीं, और कई सोचते हैं विज्ञान में आध्यात्मिकता की जरूरत नहीं है। विज्ञान अर्थात जहाँ टेक्नोलॉजीज है, जहाँ साधन है, और आध्यात्मिकता जहाँ पे दिशा है, समझ है, अंडरस्टैंडिंग है, कहाँ जाना है, किस रास्ते पर जाना है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। तो जब आध्यात्म और विज्ञान दोनों का समावेश हो जाता है, मतलब अध्यात्म प्लस विज्ञान दोनों मिल जाते हैं, तो वहां पे मंजिल पर पहुंचना इजी हो जाता है। और इन्हीं को कंबाइन लेकर के आज ब्रह्मा कुमारी संस्था चल रही है। हमने विज्ञान की चीजों को छोड़ा नहीं है, लेकिन हम विज्ञान में आध्यात्मिकता मिक्स करके उसको अपने जीवन में उतार करके फिर हम आगे बढ़ते हैं। अभी हमारे बीच में रिस्पेक्टेड आदरणीय डॉक्टर आनंद खन्ना जी आ चुके हैं। उनका तहे दिल से बहुत 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 हृदय की गहराइयों से स्वागत करती हूँ, वेलकम करती हूँ और मंच पर आने के लिए निमंत्रण देती हूँ। प्लीज हृदय वेलकम आपका, सभी तालियों से भाई जी का वेलकम करेंगे। मैं आपका परिचय देना चाहूंगी। आप सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं, एमडी, डीएम, एफआरसीएफ, चेयरमैन है एशिया पैसिफिक वेस्कुलर सोसाइटी में, प्रेसिडेंट हैं इंडियन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी 2019, सीनियर कंसल्टेंट है, इंटरवेंशनल है कार्डियोलॉजी है, सीनियर कंसल्टेंट वेस्कुलर एंड इंटरवेंशन एडवाइजर है अपोलो ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स में, एंड कार्डियोलॉजी एंड कोऑर्डिनेटर है कार्डियोलॉजी कार्ड लैब्स वास्कुलर सर्विसेज। तो ये आपका आदरणीय भाई जी का परिचय है, और सबसे बड़ा परिचय, सबसे इम्पोर्टेंट परिचय है कि आप हमारे भाई हैं, आप इस डीके परिवार से जुड़े हुए हैं। तभी हम आपको माइक देते हैं कि आप अपना वक्तव्य हमारे सामने। ओम शांति। यहाँ पे आने का मेरे लिए बहुत बड़ा प्रिविलेज है। यहाँ मैं
4 साल से सिस्टर संगीता से सीखने आता हूँ योगा मेडिटेशन, और इससे मैंने अपनी लाइफ में और अपने पेशेंट्स और परिवार की लाइफ पे काफ़ी चेंज देखा है। एंड जब मैं इसको लुक बैक करता हूँ और मैं जो भी पहले मैंने पढ़ा था और रिलीजन पढ़ा था, जब दोनों को सिंथेसिस करता हूँ या इस पे मनन करता हूँ, तो मुझे लगता है यही एक तरीका है जो कि जीने की सही स्टाइल बताता है, जो कि रिलीजन में आगे बढ़ने की स्टाइल बताता है, और साइंस में भी, और एक हेल्थी लिविंग के लिए भी यही एक फाउंडेशन है, तो यही एक ट्रूथ है। आइंस्टाइन ने भी कहा था साइंस रिलीजन इज लेन, दैट वाज ड्यूरिंग हिज लास्ट डेज। He, you know, we know so little about science, and we are so egoistic about science and particularly medical science कि हमें लगता है कि हमें सब आता है, जबकि हमें we are good plumbers, we are good mechanics, but बहुत सी चीजें हैं, बहुत से है जिसमें कि इसके बारे में हम लोगों को आता नहीं है। और अगर हम देखें, एक जैसे मैंने प्रेजेंटेशन बनाया था, what is the pursuit of human life? If you look around different religions and ask different teachers, they would say कि the aim of human life X, Y, Z, but ultimate aim जो होता है, whether it is teachers like Dalai Lama or Aristotle or anybody, is the fundamental is that there is a pursuit for happiness and there is a pursuit for excellence, and people are actually looking for this happiness outside in the outer world, and it is within yourself. And वही एक हमारा ब्रह्म कुमारी में भी यही सिखाते हैं कि हमारा यही एक परस्यूट होना चाहिए कि हम अपने को जाने, अपनी आत्मा जिसकी एक क्वालिटी है, हैप्पी होने की, प्योरिटी होने की, ये सारी चीजें इसमें हम डेवलप करें और ब्राह्मण की लेवल पे ऊपर ही ऊपर जाएं। तो यही एक साइंस की भी परस्यूट है, और हम इसको नहीं करते हैं तो क्या होता है कि नॉट ओनली कि हम हैप्पीनेस नहीं अचीव करते हैं, बट हमारी बॉडी इस तरीके से रिएक्ट करती है कि वो धीरे धीरे अपनी एफिशिएंसी लेवल बहुत कम हो जाती है उसकी काम करने की, और धीरे धीरे वो डिजेनरेट जल्दी करती है, बीमारियां अल्टीमेटली क्या होता है। अगर आप देखो, आजकल काफी रिसर्च हुई है कि पहले रिसर्च होती थी कि माइंड जो है कहाँ पे है, the state of mind which we call as heart, emotional mind, which is there, कोई कहता था heart के अंदर है, फिर वो brain में है। Now it is seen the mind is there in the consciousness level, it is there in your soul, in your very being, and mind जो होता है, इसीलिए जो आगे की मेटाफिजिकल रिसर्च है और पैरासाइकोलॉजी की रिसर्च है, उसमें यही है कि माइंड गोज विद यू इवन आफ्टर योर डेथ, द बॉडी which stays behind and the mind goes, और वही एक संस्कार फॉर्म में दूसरी लाइफ में आता है। इसीलिए सारी जो हमें अपना चेंज करना है वो माइंड की लेवल पे करना है, और माइंड के भी डिफरेंट मेडिकली डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं या स्टेजेस, आप समझ लो। एक होता है बुद्धि, जो कि सोचने वाली एनालिटिकल स्टेज होती है, एक होती है जो परसीविंग परसेप्शन वाला होता है, और एक होता है एनालिसिस, और ये बड़े डीप कोडिंग के साथ ये संस्कार के फॉर्म में बनते भी हैं और नेक्स्ट लाइफ में भी जाते हैं, और इन्हीं से सारे इमोशनल चीजें ट्रिगर होती हैं ह्यूमन बॉडी। अगर हम ह्यूमन बॉडी देखते हैं तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है बिटवीन माइंड एंड बॉडी एंड हार्ट। हार्ट इज वन ऑर्गन ऑफ द बॉडी, और ये ऐसा कनेक्शन नहीं है जो कि एक hypothetical connection हो, which is actually a connection with nerves, it is a connection with brain centers। दो तरीके के ब्रेन में दो चीजें होती हैं, एनालिटिकल थिंकिंग होती है, एक मोटर और सेंसरी परसेप्शन का सेंटर्स होते हैं, और एक सेंटर्स जो मेन सेंटर्स होते हैं वो थिंकिंग, इमोशन, इसके होते हैं, और वो पूरी बॉडी को कंट्रोल करते हैं थ्रू द नर्व्स and also through special neurotransmitters, जिसको हम happy hormones और sad hormones कहते हैं, like dopamine।
ऑक्सीटोसिन। तो ये जब हैप्पी हार्मोन्स एंड बैड हार्मोन्स का बैलेंस जो होता है, ये बॉडी के हर सेल के फंक्शन को रेगुलेट करता है एट ए जेनेटिक लेवल। सो इफ यू सी द जेनेटिक पूल, वी आर ऑल कैरिंग ऑलमोस्ट more than 120 lakhs of genes, but we are expressing only 20% of them. Rest of the genes are expressed as per the external environment and mostly the internal environment through these transmitters, which are secreted by the brain through the mind, brain body mind axis. And जैसे आप पतंजलि की योग देखें तो उसमें डिफरेंट चक्र होते हैं और नर्व्स होती हैं जो नाड़ियाँ सूक्ष्म नाड़ी बोलते हैं। मोटा मोटा क्लासिफाई करें तो एक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम होता है, नाड़ियाँ होती हैं, और एक सिंपैथेटिक सिस्टम होता है। तो सिंपैथेटिक सिस्टम which is a fight and flight stimulate होती है, तो वो स्टिमुलेट होता है। उसमें मेन फंक्शन होता है बॉडी को बचाना, उसमें एंगर होता है, हार्ट रेट बढ़ता है, ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट करती हैं, और इसके अलावा डाइजेशन पुअर होता है, ब्लड को सप्लाई पुअर होती है, इम्यूनिटी डाउन होती है। ये कुछ स्टेज के लिए तो अच्छा होता है, जैसे कोई अटैक किया किसी ने और एकदम से रिएक्शन हुए, उसको लिए बॉडी को एक प्रिपेयर करता है एट अ वेरी हाई एनर्जी कॉस्ट। जैसे आप समझ लो फर्स्ट गियर में आप गाड़ी चला रहे हो तेजी से। दूसरा सिस्टम होता है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, जो कि बहुत नेचुरल सिस्टम होता है। जैसे बच्चा पैदा होता है, बहुत नेचुरल होता है, जिसमें बीपी बहुत कम होता है, बहुत स्ट्रांग होती है, बॉडी की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बहुत कम हो जाती है, और इसके अलावा तो बॉडी में टोटल एनर्जी एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाती है। तो ये एक और इम्यूनिटी बढ़ती है, बहुत स्ट्रांग एक स्टेट होती है। नॉर्मली बॉडी में इनका बैलेंस होता है, और जितनी ज़्यादा पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी बढ़ाएंगे उतनी ज़्यादा आपको बॉडी अच्छी होगी, आपका हार्ट रेट कम होगा, ब्लड प्रेशर कम होगा, हार्ट अटैक्स कम होंगे, एथेरोस्क्लेरोसिस कम होगी, स्ट्रोक्स कम होंगे। ये सारे रिसर्च जो है ये करी जा चुकी हैं कि इनका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है, उनका बॉडी का एनर्जी रिक्वायरमेंट बहुत कम होता है, उनमें लॉन्गिविटी बढ़ती है, उनमें डिजीज नहीं होती है, नॉट ओनली हार्ट डिजीज, कैंसर भी नहीं होते हैं, आपके immune related disease, especially autoimmune disease नहीं होती। Cancer is also related to system immunity। उसमें heart की disease नहीं होती, stroke नहीं होता, blood pressure, diabetes, and all of them are associated with high sympathetic activity और low parasympathetic activity। तो हमारे रिलीजन को अगर हम देखें, अगर हम वो क्या सिखाता है कि हमारा माइंड, ब्रह्म कुमारी एंड राज योगा में इट्स ऑल ऑन माइंड, इट्स अ माइंड गेम, not a typical yoga, it's not exercise karo ye karo, but it is the exercise, it is the training of the mind। and mind में अगर आप एक mind में सबसे अच्छा ट्रेनिंग का तरीका जो मुझे समझ में आया वो ये है कि आप माइंड अपने को बॉडी से अलग समझो, अपना रिएक्शन टुवर्ड्स द वर्ल्ड यू हैव टू रिस्पॉन्ड, नॉट टू रिएक्ट, इट शुड नॉट बी बेस्ड ऑन योर बेसिक इंस्टिंक्ट्स, एंड आप अपना इमोशनल रिएक्शन, अपने संस्कार को आप बेटर करो, डिटैच करो, एंड द बेस्ट थिंग इज यू डिराइव द पावर ऑफ द माइंड बाय कनेक्टिंग टू द सुप्रीम माइंड, व्हिच इज शिव पावर। तो जब आप वो अपने को चार्ज करोगे तो योर एंटायर बॉडी स्टार्ट्स बिहेविंग इन अ डिफरेंट वे एंड यू बिकम वेरी प्रोडक्टिव, नॉट ओनली फॉर योरसेल्फ बट द एंटायर सोसाइटी एंड योर फैमिली एंड एवरीवेयर। अब इसका साइंटिफिक प्रूफ क्या है? दिस इज द नेचुरल कनेक्शन। Now, what is the scientific proof for this? There have been a lot of studies, Harvard में, and there is a big study by the physician Cunningham study, and Harvard is a physician study that they have seen patients and people and doctors over a lifetime। नहीं है कि थोड़े दिन के लिए दिया, पूरी लाइफ को देखा, and what they found, people who have hatred, people who have high blood sugar and hypertension, and people who smoke, these people live much less in terms of the life years, and they have more cancer, and they have more of heart disease and immune related. And people who actually
have the opposite. Inke people who believed in, giving to the society, people had no hostility, people had no anger or least less amount of anger, and they had a lot of love, and they had more social interactions, like they were connected to the society. Those people live much longer. तो ये तो एक ऑब्जर्वेशनल स्टडी है based on 30 individuals who were physicians over a lifespan period of 80 years. It's a very quoted study. The results have come very. There are many more studies which have directly linked hostility with heart disease, hostility with cancer, hostility with autoimmune disease, and the reverse. People who are philanthropic, people who have very low level of hostility and high level of empathy, they not only they have much lesser disease, they can actually reverse the disease. This has been proved now, and how it works is based on the immune mechanism. आप कैंसर की थेरेपी देखो, लेकिन हार्ट डिजीज की आप थेरेपी आप देखो, कार्डियोमायोपैथी होती है, वो इसी पे बेस्ड है कि आप इम्यून मॉड्यूलेशन कैसे करते हो. आजकल ज्यादातर कैंसर जिनका क्योर होता है दैट इज बेस्ड ऑन इम्यून मॉड्यूलेशन, एंड देयर आर ड्रग्स जो कि डायरेक्टली इम्यूनिटी को हम मॉड्यूलेट करती हैं, बट दोज आर वेरी वेरी कॉस्टली ड्रग्स, एंड द सेम थिंग कैन बी अचीव्ड बाय योगा. The same thing can be achieved by positive thinking. The same thing can be achieved by what is being taught here, and what by just getting detached from your body consciousness and being attached to your original consciousness. But it is easier said than done. It requires a lot of practice, and actually this is the crux where this is the way of life which you should be following. So this is the real lifestyle modification, or this is the real art of living, rather than pranayam, yoga, this food just, they are parts of it, but they are not the core of it. The core is mind, and anything which positively affects the mind should be followed. Anything which negatively affects the mind should not be followed and should be discouraged. So this is how this was the basic crux of what I'm going to talk, and maybe just elaborate on some of these points. So this is how actually the heart is connected to the mind. The main game changer in our art of living, in our health, is now the mind. It is WHO defined health as a state of well-being, which is physical, mental, spiritual, and not only the absence of disease. But the well-being actually should be at the level of mind rather than at the level of spiritual level. WHO may include care, but it is not exactly the core and the thrust of modern day teaching, especially in medical science. And now what is happening, more and more and more departments are opening up, even in US, where medical science is becoming integrated, where yoga and meditation is a different science which is taught in major medical schools of United States and Germany and UK. So this is a very experiential science. This is a very scientific science. This is actually a science which is not a reductionist science. Most of our scientific experiments in medical science are reduction basis pe hote hain, that you compare 1,000 people or 10,000 people having this drug and 10,000 people not having this drug, and then you compare. But that is not the way the human body reacts. The human body and mind reacts in much more different ways. It's not only one compound which will give you the results. It will be one compound and many other things which are secreted or which are made in the body, and how each cell reacts to it. So if you see, same medicine may affect different people in a different way. Same medicine giving to a patient where he has a faith on a doctor would affect him very positively, and the same medicine where the patient is suspicious of the medicine will not affect him properly. And this is very scientifically studied now. And what is seen is, we call it placebo and nocebo effect. तो अगर मेडिसिन है जिसको एक फेथ से वो मेडिसिन ना हो,
patient will improve because there are a lot of internal medicines which are being secreted and working inside. And the other part is the nocebo effect, where the patient becomes suspicious of the medicine, and even by giving the right medicine, he will not, get the benefit because there are so many counter neurotransmitters or chemicals which are secreted, which will actually not allow the medicine to work properly. So the human science is not 1+1 is 2. The medical science and this, the psychological and psychomedical sciences, it's more experiential. It has many more things, and it's a more wholesome science rather than a reductionist science. So इस पे आजकल ज़्यादा सा research हो रही है, and the whole concepts, there are departments, there are schools of well-being in US and in the Western world. India में वो शुरू से थे, unfortunately वो नहीं है. But the biggest school is Brahma Kumaris. They are more into well-being, and by being well-being, you actually connect to your true self and you actually grow spiritually. So that is the most attractive, fundamental, and also the crux of medical science and the crux of spiritual science. So that is how I believe Brahma Kumaris are actually teaching the right way to live, the right medical science and the right mental science. And this way, if we go, we can actually prevent not only heart disease, but we can prevent large number of diseases of any specialty, whether it is oncology, mental disease, or cancers, or deficiency. There's so many things which can be only treated by properly training the mind, by properly analyzing the mind and living in the right state, which is a detached state, and which is a state where you're not body conscious, but you're conscious of your own heart. And living a very surrendered life, which is again, which I find is very equivalent to Bhakti Yoga. You are surrendered and you love Shiva. So that is the state where if we live, we are not only very energyful, we are not only very mindful, but we are so strong that we can be not only preventing disease within us, but also within our patients and the society. So there are so many now scientific studies which have shown that Reiki helps with the power of positive thinking and healing vibration which you get to different patients or different people, especially when they are emotionally connected. So there are so many studies which actually now work on a different way, not only comparing two groups, not only understanding that there are some chemicals and human body reacts or the mind reacts only by chemical transmission, which was the science about 10, 20 years back. Now we know that every disease, every cancer has a potential to be reversed, and even normal individuals have a potential. Everybody is carrying the cancer gene. So everybody is carrying the heart disease. So now we are doing what we call as a genetic mapping. So when a child is born, you can actually predict what are the chances of him or her having a disease and at what age and what are the genes he's born with. But it doesn't mean that he'll have that disease. It only gives you chances 0.1%, 0.2%, 5%. It is if you get into that reaction, if you get into that environment, and if your mindset is like this, then you are likely to get it. But if you don't have it, or you have the opposite, not only that you will not get it, but you will actually prevent it. So that is the whole crux. That if you know what you are born with, these are the things which you can have. You can actually work on it much in advance. But इसकी भी कोई जरूरत नहीं है. The best thing is if you know the right way of living, the right way of thinking, you actually live a very fulfilled life in this world, and maybe you are much ahead in the next life which you are going to have. So, and there is no doubt in medical science now that there is a rebirth. There are so many stories, there are so many incidents which we as a doctor know that where patients have near-death experiences when they come out of these cardiac attack, cardiac arrest. Those are very true, and we also know now that people who are born in their next life, they can actually narrate, recognize the previous life, what they were living, and they can make people their own family
there is no doubt about it on rebirth, reincarnations, and also that how the soul carries the mind, the soul carries the sanskar, the soul carries the intelligence when this body and goes to the next body. This is the new science which is going to develop rather than a very crude science which we are following right now. जैसे आज की तारीख में हमें लगता है जो गांव में और जो झाड़ फूक वाली साइंस was very vague and crude. Maybe 20 years, 50 years, 1 century later, people will think what we practice today was a very good science. Science is going to go in that direction, and the way to treat will be mostly immunity, like food and other thoughts. So my slides actually have a lot of results of scientific studies, but I've given you a gist that it's not working. That's not the way. And with any question. I think if we talk more interactive, it will be better. का ये सवाल है, मान लीजिए मैंने आज मेरे से गुस्सा हो गया या किसी ने मुझे हर्ट किया, मुझे दर्द फील हुआ, तो उसका असर मेरे हाथ के ऊपर था और एक ही दिन किया, एक ही बार किया, थोड़े समय के लिए किया। ये बहुत अच्छा सवाल है, बिकॉज कुछ बार तो ये होता है कि किसी जैसे हमारे पास पेशेंट जो आते हैं, बहुत लोग आते हैं कि ठीक थे, हार्ट अटैक हो गया, पूछो क्या हुआ, घर में लड़ाई हुई, किसी बच्चे ने कुछ कह दिया, वाइफ ने कुछ कह दिया, ने कुछ कह दिया, इतना हो गया कि हार्ट अटैक हो गया। और ये भी देखा गया कि वो तो क्यों होता है कि उस समय क्या होता है, बॉडी इस समय एक्सेसिव सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन में जाती है, ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट करती हैं, ब्लड की जो वेसल की इनर लाइनिंग होती है वो फट जाती है और उसमें क्लॉट शुरू हो जाता है। ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेशन की वजह से होता है और ये नॉर्मल आर्टरी में भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि किसी को कोई स्मोकिंग करता हो या कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो, फैमिली हिस्ट्री हो, डायबिटीज हो, किसी को होगा, ये किसी को भी हो सकता है अगर एक्यूट स्ट्रेस से वो ऐसे रिएक्ट कर रहा है। तो इसीलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं एक स्टिमुलस को। किसी आदमी को जैसे इतने सारे बहुत सारे आजकल मन चले लोग हैं, उनके साथ में कोई गुस्सा वुस्सा करते हैं, उनको फर्क ही नहीं पड़ता, बिकॉज दे हैव लर्न हाउ टू रिस्पॉन्ड टू दिस स्टिमुलस, दे डोंट इवन बॉदर। तो ये बॉडी का रिएक्शन है। जो वर्स्ट रिएक्शन क्या होता है, जब एक छोटी सी घटना, छोटा सा एंगर, आप अंदर उसको पकाते रहते हो, बार बार सोचते हो, बार बार बॉडी ऐसे रिएक्ट करती है। दैट लीड्स टू क्रॉनिक हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज, स्ट्रोक्स, कैंसर्स। यही जो सारी रिसर्च है, एक बार अगर इमीडिएट रिएक्शन हो जाए तो थोड़ा हार्म है, बट अगर वो चलता रहा देन यू आर हार्मिंग योर बॉडी अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। बॉडी में सबसे ज्यादा जो इमीडिएट इफेक्ट होता है वो होता है हार्ट पे, बिकॉज हार्ट और ब्रेन डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। वेगस नर्व जो भी ब्रेन से स्टिमुलेशन ले जाके डायरेक्ट हार्ट में देती है और वो इतना ज्यादा होता है कि कभी कभी लोग मर जाते हैं। जैसे बहुत बार ये होता है, लोग ने देखा कि एक पेशेंट की डेथ हुई, उसका रिलेटिव देखते उसने देखी डेथ हो मर गया, उसको हार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट क्या होता है उस समय एकदम से हार्ट बलून करता है, इतना स्टिमुलेशन होता है कि हार्ट बीट ही नहीं कर पाता। एंड दिस इज जस्ट अ रिएक्शन, एक्सेसिव रिएक्शन टू अ नॉर्मल स्टिमुलस। इसको हम लोग टाटा सुबो कार्डियोमायोपैथी कहते हैं और ये बहुत अनकॉमन नहीं है, आज की एज में ज्यादा हो रहा है। बहुत से मरीज देखे, यंग मरीज आए या लड़कियां आई, हार्ट अटैक के साथ आई, हार्ट की एंजियोग्राफी करो, कोई भी ब्लॉक नहीं, बट दे हैड इट बिकॉज ऑफ दिस इशू एंड और इशू व्हिच इज गोइंग इनसाइड द माइंड। इट्स नॉट ओनली कि वो डिप्रेशन में चले जाते हैं या वो पागल हो जाते हैं या एंजाइटी में चले जाते हैं, बट उनको फिजिकल डिजीज भी डेवलप होती है
और ये इसको हम लोग बोलते हैं साइकोसोमैटिक डिजीज। साइकी की वजह से आपका सोमैटिक में बॉडी में परमानेंट डिजीज हो रही है, वही बहुत कॉमन। इस तरह की डिजीज मेडिटेशन मदद करता है। बिल्कुल वही मदद करता है मेडिटेशन। जैसे मैंने अभी जो स्लाइड दिखी थी उसमें था, मेडिटेशन वाले जो लोग, जो स्टडी जो लोग मेडिटेशन करते हैं, दे लिव लॉन्गर, दे हैव लोअर respiratory rate, they have lower blood pressure, they have lower heart rate, meaning वो कम ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट में ज्यादा एफिशिएंसी होती है। मेडिटेशन टेक्स अवे ऑल दीज नेगेटिव आइडियाज व्हिच आर नेगेटिव ट्रिगर। ये तो मेन फूड, अगर आप सोचो बॉडी का मेन फूड क्या है, इट इज नॉट द फूड व्हिच यू ईट फॉर एनर्जी, इट इज द फूड व्हिच यू जनरेट इनसाइड योर ब्रेन इन योर थॉट्स। दैट इज द मेन फूड जो आप मनन करते हैं, जो आप धारणा बैठा लेते हैं, वो सबसे मेन चीज है। वैसे जो नया बच्चा पैदा होता है, पिछले संस्कार छोड़ दें तो वेरी हैप्पी बिकॉज उसने कोई चीज बैठा ही नहीं है अपने मन। धीरे धीरे एज वी ग्रो एंड इफ वी आर नॉट केयरफुल वी जस्ट कीप कैरिंग द डर्ट एंड अपने को अपनी डर्ट बढ़ाते रहते हैं और अपनी मेंटल एनर्जीज को डिप्लीट करते रहते हैं और बॉडी को इसीलिए खराब करते हैं। आप जैसे योगी लोग देखो, आप वो मेडिटेट करते थे पहले, वो अपना पूरा कायाकल्प कर लेते थे, दे कुड बिकम यंगर, and the way to become younger was this, because they could reverse all the negative processes in the body by just meditation. Meditation is the way to go, and meditation is like, जैसे आप लोग सिखाते हो, it's only thought process, thought surveillance every time, 24 hours of the day, except when you're sleeping, you're only concentrating there because you feel detached from your, not only your body and everything related to your body, all the reactions which are happening in the world. So that is the way to go. अच्छा, मान लीजिए मैं यूथ हूँ और मुझे किसी तरह की कोई बीमारी नहीं है और मुझे अपने आप पर विश्वास भी है कि भविष्य में मैं ठीक रहूँ, तब भी क्या आप मुझे मेडिटेशन करने की सलाह देंगे? बिल्कुल, मेडिटेशन तो बिल्कुल ही करना है। इट इज बिकॉज दो चीजें हैं, हमें बीमारी नहीं है पर हमें बीमारी हो सकती है, पर हमें बीमारी ना हो इसलिए हम मेडिटेशन करते हैं। बहुत छोटा सा उसका गोल है। हमें मेडिटेशन तो इसलिए करना है कि हम बेटर एंड बेटर वेलबींग महसूस करें एंड बेटर ह्यूमन बीइंग बने, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिव बने। तो मेडिटेशन तो मस्ट है, इट इज लाइक एसेंशियल फॉर योर सर्वाइवल। बीमारी तो लेट स्टेज में है और हर आदमी को कोई ना कोई पोटेंशियल बीमारी होती है। नोबडी इज देयर जिसको बीमारी नहीं है। पोटेंशियल लेवल पे तो सबको बीमारी होती है, बस उसको बढ़ने की, मैनिफेस्ट करने की देर है। सर मेरा बीपी बढ़ा हुआ है, मेरी डायबिटीज, मुझे बहुत डायबिटीज रहती है, मैं दवाई भी लेती हूँ, मेडिटेशन भी करती हूँ, कई बार कई लोगों का एक क्वेश्चन होता है तो भी क्योर नहीं हो रहा, तो क्या उनके मेडिटेशन में कुछ कमी है? बिल्कुल कमी है मेडिटेशन में। 5% 10% आप छोड़ दो, जैसे किसी को कितना मिनिमम मुझे मेडिटेशन करना चाहिए? कई लोग दवाई भी लेते हैं, साथ में भी कहते हैं मैं मेडिटेशन भी कर रहा हूँ, तो भी बीपी बढ़ रहा है, डायबिटीज है, तो आप इसको क्या? मे बी मेडिटेशन को ठीक से नहीं कर रहे, बिकॉज ये डायरेक्टली प्रूव हुआ है कि अगर आप ठीक से मेडिटेशन कर रहे हो और खाली प्राणायाम कर रहे हो, नॉट टॉकिंग कि आप रियल मेंटल लेवल पे मेडिटेशन कर रहे हो, if you can just quieten your mind, you will decrease your blood pressure by 10 millimeter to 20 millimeter of mercury just by quietening the mind, by pranayam and by. But if you practice more than that, which is Raj Yoga, then you are actually, treating blood pressure at a much higher level, at the root level. Because ये blood pressure क्यों बढ़ता है? Blood pressure इसलिए बढ़ता है कि body में blood pressure बढ़ाने वाले neurotransmitters, chemicals बनते हैं और घटाने वाले कम बनते हैं, उसका imbalance होता है। Those are directly connected to the brain. ब्रेन में जो हाइपोथैलेमस होता है, हिप्पोकैम्पस होता है, वहाँ से ये केमिकल सिक्रीट होते हैं, कुछ वेगस नर्व के थ्रू आते हैं हार्ट में और सारी बॉडी को अफेक्ट करते हैं, और कुछ जो है डायरेक्टली ब्लड में जाके एक एक सेल्स में जाते हैं। तो अब ह्यूमन बॉडी का ये कंसेप्ट नहीं है कि ह्यूमन बॉडी इज जस्ट वन हार्ट, टू लंग्स, ब्रेन। एवरी सेल इज अ पोटेंशियल ह्यूमन बॉडी। उसमें वो जीन होती है जो पूरी बॉडी बना सकते हैं, एंड एवरी सेल इज अफेक्टेड बाय दिस
these chemicals which are secreted and modulated through the brain, and not only brain but the thinking brain, the emotional brain. वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, और वो अगर ठीक से करें तो बीपी कम हो गई होगा 95%। 5% किसी को ट्यूमर है, एड्रेनल ग्लैंड का, या किसी को रीनल फेलियर है, वो डिफरेंट एस्पेक्ट है। अपार्ट फ्रॉम दैट सबका बीपी कम होता ही होता है, इसमें कोई डाउट नहीं। इवन रीनल फेलियर के पेशेंट्स को व्हेन वी आस्क देम टू मेडिटेट और व्हेन वी आस्क देम टू रिलैक्स, उनका बीपी और भी आप कुछ बताना चाहें अपनी तरफ से कि मेडिटेशन से ये बीमारियां भी ओवरकम होती है? मुझे लगता है मेडिटेशन से ऐसी कोई भी बीमारी नहीं है जो नहीं ओवरकम होती है। I have seen patients reversing their cancers, I have seen patients reversing their heart disease, their immune disease, autoimmune disease, their psychological problems over the years they come, even their gut से related problems. I have seen so many of them. वो लोग लेबल कर देते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग से हो गई, इससे हो गई, इससे हो गई, बट एक्चुअली इट इज अ फॉर्म ऑफ मेडिटेशन। ये ऑलमोस्ट सारी बीमारी रिवर्स हो सकती हैं या कम हो सकती है, अपार्ट फ्रॉम वो बीमारी जिससे कि बच्चा स्ट्रक्चरली कंजेनिटल हार्ट डिजीज जिससे पैदा हुआ है, या कोई और चीज से बाय बर्थ जो गड़बड़ है वो डिफरेंट चीज है, या कोई मेजर इन्फेक्शन है, दैट अगेन दैट गेट्स बेटर विद मेडिटेशन एंड फेथ। If you have two groups of patients, one only give medicine and faith, that patient will do better, and it's seen all over the world. In fact, उल्टा भी है, अब तो फॉरेन में बहुत सारे लोग इस पे ज्यादा बिलीव करते हैं, नेचुरोपैथी एंड नेचुरल ड्रग, बट विद लॉट ऑफ फेथ, एंड इट इज सीन the third biggest cause of death in the United States is adverse drug reaction, inappropriate use of drugs. Because वो ड्रग भी लेते हैं, पेट भी नहीं होता, उसके साइड इफेक्ट से वो ज्यादा आते हैं। तो जो एडिक्टेड ड्रग्स वगैरह इन सब के, उसको भी मेडिटेशन से, उसको भी तो बहुत जरूरी है। हमें ड्रग एडिक्शन वालों को तो बहुत जरूरी है कि मेडिटेट करें, बट प्रॉब्लम ये है कि वो शुरू कहाँ से करें, वो उस चीज के लिए रिसेप्टिव ही नहीं होते। बेसिकली नॉलेज की भी बहुत जरूरत होती है, नॉलेज एंड आल्सो आई थिंक जैसे घर में पीयर ग्रुप में लोग करने लगे तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, वो कभी ना कभी अट्रैक्ट होते हैं इसके लिए, फिर उनको जब एक्सपीरियंस होता है तब वो और ज्यादा इसमें लगते हैं। अच्छा, मैं आ रही थी तब एक क्वेश्चन मेरे को व्हाट्सएप पर पूछा, उनके 2 साल के बच्चे को डायबिटीज डायग्नोज, 2 साल के बच्चे, 2 साल के बच्चे में जो डायबिटीज होती है वो बाय बर्थ होती है। उसमें क्या होता है, जो इंसुलिन बनाते हैं, तो उसमें तो अभी तक कोई नेगेटिव थॉट क्लियर नहीं हुआ। अब वो चीज बड़ी डिफिकल्ट है प्रूव करना, उसने नेगेटिव थॉट नहीं किया है या ये नहीं मालूम की वजह से, बट वो चीज वो है क्योंकि वो जेनेटिक डिफेक्ट है, बनावट का डिफेक्ट है, 10 साल बनेगी। तो क्या वो अभी तो मेडिटेशन कर ही सकता, 2 साल का बच्चा? हाँ, बट वो तो नहीं कर सकता, पर 2 साल का बच्चा वैसे ही काफी मेडिटेटिव स्टेट में रहता है, खुश रहता है। वो 1 साल 2 साल पास्ट कर्मा ही कह सकते हैं, जितना हम लोग को नॉलेज है बाकी होगा, बिकॉज मतलब हर कर्म का एक्शन तो होता ही है। दिस इज हाउ इट मैनिफेस्ट, इट गोज इन एट अ जेनेटिक लेवल, इट गोज एट अ डिफरेंट लेवल। आगे जाके डायबिटीज तो रहेगी, तो आगे जाके भी वो मेडिटेशन के द्वारा क्या इसको क्योर कर सकते हैं? डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन को क्योर कर सकते हैं। जैसे किसी को बाय बर्थ डायबिटीज है तो उसको इंसुलिन लेनी पड़ेगी, उसमें कोई मतलब कोई तो उपाय नहीं है, तो इसमें बनती है, लेकिन उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं उसको कवर कर सकता है। सूक्ष्म जो ब्लॉकेज शुरू होते हैं, तो सिम्टम्स क्या होंगे अगर ये बढ़ती जाए हार्ट में? मैं हमारी आदरणीय दीदी को बुलाना चाहूंगी, तो उसके सिम्टम ये होते हैं कि शुरू में ब्लॉकेज का कोई सिम्टम नहीं होता है। ये देखा गया कि ब्लॉकेज जो होते हैं बचपन की स्टेज 8 साल की उम्र से शुरू होते हैं, जब तक 70% ऑलमोस्ट आपकी आर्टरी ब्लॉक नहीं हो जाती तब तक कोई सिम्टम नहीं आता, और कोई ब्लड सप्लाई भी इफेक्टिवली
सिम्टम नहीं होती, बिकॉज बॉडी ऐसे अडेप्ट करती है कि आगे की वेसल, ब्लॉक के आगे की वेसल को इतना डायलेट कर देती है कि उसकी कैपेसिटेंस बहुत बढ़ जाती है। उसके बाद सिम्टम शुरू होते हैं, और सिम्टम जो होते हैं वो सांस फूलना हो सकता है, मेहनत करने पे, सीढ़ी चढ़ने पे सांस में थोड़ा भारीपन आए, गले में चोटिंग हो या सीने में भारीपन आए, या हाथ में किसी भी हाथ में बैक में पेन जाए एक्सरसाइज करने पे, वो हो सकता है। या पसीना, लेडीज में बहुत डिफरेंट होते हैं कि उनको पसीना आएगा, घबराहट लगेगी, ऐसे लगेगा कि जान सी जा रही है, उनके सिम्टम बड़े वेग होते हैं। और डायबिटीज किसी को है तो सिम्टम होते हैं। आपने बताया कि ये सिम्टम्स होते हैं और टेस्ट वगैरह में अराउंड 40% ब्लॉकेजेस हैं, क्या करना चाहिए? स्टेंट्स वगैरह जाना चाहिए? कभी भी नहीं। जब स्टेंट, देखिए दो चीजें हैं, स्टेंट और बाईपास 90% केसेस में केवल सिम्टोमेटिक रिलीफ करता है और क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेटर करता है। दैट यू कैन वॉक विदाउट पेन, सांस नहीं फूलेगी, बट लॉन्गेविटी में, लाइफ एक्सपेक्टेंसी में कोई फर्क नहीं। अगर आप बहुत से ट्रायल हुए हैं स्पेशली लास्ट 3 इयर्स में, जिसमें कि ये देखा गया बाईपास एंजियोप्लास्टी एक साइड ऑप्टिमल मेडिकल थेरेपी, थोड़ी नहीं पूरी जितनी चाहिए, स्टेबल डिजीज हो, किसी को हार्ट अटैक ना हो, स्टेबल डिजीज हो, तो दोनों की लॉन्गेविटी सेम होती है। जिनको बाईपास एंजियोप्लास्टी होती है उसमें थोड़ा क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर होती है। 10% केसेस में इट इज लाइफ सेविंग, जैसे कुछ जगह पे ब्लॉक है जिससे कि पूरी लाइफ जा सकती है, एकदम शुरुआत में ब्लॉक है या तीनों आर्टरी में ब्लॉक है, उन सिचुएशन में, या अटैक होने जा रहा है, उन सिचुएशन में स्टेंटिंग या बाईपास 70% के नीचे यूजुअली तो स्टेंट की भी जरूरत नहीं होती, दवा भी बहुत कम जरूरत आर्टरी में दर्द हो स्टेंट्स, उसके में 40% ब्लॉकेज थी, छोड़ दिया होगा। but they said we come after 2 months for stents इसमें डालेंगे तो ज्यादा होगा, 40-50%। अगर 40-50% है तो कोई जरूरत नहीं, अनलेस की मेन स्टेम आर्टरी ना हो, जहाँ से सारी आर्टरी में अगर 50% है तो स्टेंट या बाईपास होना चाहिए। डायबिटीज फास्टिंग, अगर डायबिटीज डायग्नोज करना है तो फास्टिंग 100 से कम होना चाहिए, और पीपी जो है 200 के ऊपर होना चाहिए। पीपी 2 घंटे खाने के बाद 200 से ऊपर, ये तो क्लियर कट डायबिटीज है। अगर 140 से 200 के बीच में है 2 घंटे बाद खाने के, तो ये इसको जो बोलते हैं हम लोग प्री डायबिटीज या ये ऑल्टर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस है, ये डायबिटीज की शुरुआत है या डायबिटीज प्री डायबिटीज से। तो और अगर आप HbA1c 3 महीने का एवरेज शुगर देखें, तो अगर आपका 5.8 से कम है, मतलब 5.7 या उससे नीचे, तब डायबिटीज नहीं है। 5.8 से 6.2 तक प्री डायबिटीज है, 6.2 के ऊपर डायबिटीज। Not really. I mean, even at that stage, lifestyle changes, diet can actually, one must give a trial for few months. उससे reverse हो सकती है, can come from that stage to pre-diabetic stage. एक बार शुरू हो जाए तो काफी इतनी तरह की दवाएं हैं कि खाना और इंसान से बचना। अगेन बीपी जो आजकल का टारगेट है वो कम हो गया, 120 और 80 ये टारगेट है। 140 और 90 के ऊपर हो तो मेडिसिन शुरू करें। इन दोनों के बीच की जो रेंज है तो उसमें लाइफस्टाइल चेंज करना, नमक हल्का खाएं, वॉकिंग करें, वेट कम करें, स्मोकिंग कर रहे हैं तो बंद करें, अल्कोहल बंद करें, तो उससे और चिंता में आपको मेडिटेशन सबसे इम्पोर्टेंट। कोलेस्ट्रॉल का भी, अगर हार्ट की डिजीज है तो
तो कोलेस्ट्रॉल आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल 170 के नीचे होना चाहिए, बैड कोलेस्ट्रॉल 70 के नीचे होना चाहिए। अगर डिजीज है, अगर डिजीज नहीं है तो आपका जो बैड कोलेस्ट्रॉल 100 के नीचे होना चाहिए और टोटल कोलेस्ट्रॉल जो है 200 के नीचे। HDL नहीं, टोटल कोलेस्ट्रॉल। HDL is the good cholesterol, LDL is the bad cholesterol. भाई का क्वेश्चन My diastolic is always around 50. Is it dangerous? No, it is not. As you grow old, your diastolic pressure comes down, systolic pressure goes up. ये aging का phenomenon है। Diastolic also is about 125, 120. So the difference is increasing. Difference what? Like 120/80, the difference between diastolic and systolic is 40. Now you say 120 and 40, 50. So there is a 70 there. Pulse pressure is 70. So this is a normal aging process. Most of the blood supply to every organ in the body is during the 60. The higher pressure होता है, heart contract करता है, उस समय blood जाता है. Only in the heart, when the heart relaxes, the heart is perfused at a lower pressure, diastolic pressure. But वो Second question. I have two studies in 2003. Today I'm okay, but breathlessness is there. और हार्ट का फंक्शन कैसा है, इजेक्शन फ्रैक्शन हमने एको किया होगा देखने के लिए हार्ट बीट तो नहीं, एक एको किया होगा हार्ट बीट तो नहीं है, अल्ट्रासाउंड ऑफ द हार्ट। तो अगर हार्ट फंक्शंस नॉर्मल है, you don't have to worry. Sometimes the heart cannot relax well, so you just give some diuretics and you feel okay. If it is related to heart, many a times breathlessness may not be related. Could be related to lung or poor conditioning, physical condition of the body. You don't have to worry. Viewers, I have another question. I don't drink much. I never drank more than 1 honest in a young day. Then my liver has a problem. Why so? What are the other causes for The other causes for liver disease, which is commonest in India, is non-alcoholic cirrhosis or hepatitis of the liver, which is related to fat deposition in the liver. And liver disease? वो देखना पड़ेगा, अगर एक वो होता है फाइब्रोस्कैन to see the liver stiffness and the fat deposition. The second cause is some viral infection, some liver related viral infection which you have now or you had it earlier. Third could be some drugs. These are the three common causes of the liver issue. People last about 45 years. But आपने वो कराया अपना फाइब्रोस्कैन, लिवर का एक फाइब्रोस्कैन होता है, so that was normal. He's a very good doctor. So what did he advise you? Just leave it alone. What did he advise you? Nothing. Just leave it alone. So we non-alcoholic hepatitis. That's a very common cause in India. 10% of the people have it. You don't have to worry till your liver functions are okay and it is not becoming cirrhotic. एक लास्ट क्वेश्चन भाई जी आपका। सर एक छोटा सा बताने के लिए मैं 4 years old है, तो शुगर कुछ नहीं है, सबको पहचानती हैं, सब कुछ है, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव पूरी फैमिली करती है, उसमें सब लोगों की सेवा करना चाहते हैं, वो कर नहीं पा रहे, उसके वाले नहीं पा रहे। Basically, ना ये senile dementia का normal thing है. When you grow old, senile dementia होता है. किसी psychiatrist ने देखा, they give some drugs and brain relaxation के लिए कितना उसका इफेक्ट खत्म होता है, वही आपको वो तो देना पड़ेगा, something like 2 to 3 or something, because brain के जो
न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, उनका ओल्ड एज में इम्बैलेंस होता है और ये बहुत कॉमन फिनोमेना है, या तो एक्सेसिव कॉन्फिडेंस या फॉरगिवनेस या भूल जाना या इल्यूजन्स और कंफ्यूजन, ये समटाइम्स हैलुसिनेशन, दे आर वेरी कॉमन इन ओल्ड एज। इसके लिए वही दवा देनी पड़ेगी एंड टू कीप हर मोर एंगेज्ड। इफ यू लीव हर अलोन शी विल बी मोर टॉकेटिव। अभी मैं आदरणीय दीदी जी को आमंत्रित करती हूँ स्टेज पर। आदरणीय संगीता दीदी जी हैं। दीदी 40 सालों से समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रही है। दीदी यहाँ ग्रेटर कैलाश की मैं निमित्त होकर के सेवाएं दे रही हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है उस पर आज का जो हमारा टॉपिक है उस पर दीदी प्रकाश डालेंगे। दीदी बहुत समय से पीछे बैठे हुए थे और हम सभी की कन्वर्सेशन सुन रहे थे। दीदी की प्रेरणाएं कैसे मदद करता है, मेडिटेशन कैसे मदद करता है। ओम शांति। अभी सुन रहे थे ना अभी हम सभी, तो जैसे खन्ना भाई ने बताया, अब जैसे एक एक थॉट हम करते हैं, मुझे आपकी कोई बात अच्छी नहीं लगी और हम थॉट करते हैं, मुझे मतलब थोड़ा भी एक दो संकल्प आया तो वो थोड़ा थोड़ा भी असर करता है। देखो डॉक्टर साहब की थोड़ी हम ऑथेंटिकेशन यूज कर लेते हैं, चाहे मैं एक थॉट भी निकाल दूं इसमें से, चाहे मैं एक थॉट भी करूं तो भी उसका असर पड़ता है पूरा फुल, मतलब धीरे धीरे हार्ट में या अलग अलग ऑर्गन्स में भी असर पड़ रहा है। थॉट तो इमीडिएटली पड़ता है, नॉट ओनली दैट आपको थॉट आया, सोते सोते सपने में भी आया तो पूरा वही रिएक्शन होता है जो आपको एक अराउज स्टेट में होता है। और अगर वो थॉट क्रॉनिक बन गया और सबकॉन्शियस लेवल पे आ गया तो आपको पता भी नहीं चलता वो थॉट चल रहा है, बट इट इज डिस्टर्बिंग यू। ऑल यू फील इज कि यू आर अनईजी, यू आर नॉट रेस्टफुल, बट दैट थॉट गोज ऑन इन द बैकग्राउंड एंड इससे क्रॉनिक डिजीज होती है, क्रॉनिक हार्ट डिजीज। चाहे वो सपने में आता है तब भी कॉन्शियस लेवल में, वो कभी कभी आता है, बहुत बार इतना सबकॉन्शियस हो जाता है कि अनलेस जैसे आप मेडिटेट करो, अपने मन को देखो, तब आपको वो दिखता है, अदरवाइज वो दिखता भी नहीं, इतनी लो लेवल पे चलता रहता है, बट इट कीप्स डिस्टर्बिंग योर इंटरनल ऑर्केस्ट्रा एंड इंटरनल मिलियू बॉडी का, एंड वो सारे रिएक्शंस होते हैं जो नहीं होने चाहिए, नेगेटिव रिएक्शंस होते हैं हार्ट में, गट में, लिवर में, हर जगह। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड वन ऑफ द ways of meditation is also when you go more in meditation you realize कि कितने 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 बैगेज हैं, जो थॉट्स चल रहे हैं जो आपको पता ही नहीं थे, but those things are there and those are very important. तो कितनी अच्छी बात हुई कि कॉन्शियस लेवल में या फिर इवन अनकॉन्शियस लेवल में हो रहा है, सब कॉन्शियस लेवल में भी चल रहा है, तो उतना ही रिएक्शन होगा शरीर पे जितना अभी कॉन्शियस होके हो रहा है। तो हम लोग सोचते क्या है, कुछ बोल दिया, आधा घंटा मेरा मूड खराब रहा, तो ये पूरा मूड खराब हमारा हार्ट को या शरीर के डिफरेंट ऑर्गन्स को, सब ऑर्गन्स को अफेक्ट कर रहे हैं। तो आधा घंटा भी रहा, कभी कभी हम कोई बात कितने सालों तक होल्ड करके रखते हैं, करते हैं ना, एक दिन तो आराम से कर लेते हैं, उसमें तो बैगेज ही नहीं लगता है,
एक दिन में। तो जब मतलब इतना ज्यादा ये असर कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि थोड़ी बीमारी लग रही है उसके बाद मेडिटेशन करें। उसी समय किसी ने कहा मुझे थोड़ा सा भी फील हुआ, वही चेंज करने की आवश्यकता है ना? उसी समय चेंज करना है। अब वो कैसे चेंज करना है, यही टेक्निक है। डॉक्टर साहब तो कह देते हैं कि चेंज करो, ये मन पे मत लाओ, ये ऐसे ऐसे असर कर रहा है। और फिर जैसे आप बता रहे थे कि स्टंट और ये सब डालने के बाद भी उतना फायदा नहीं होता है। इस पे बहुत मेजर ट्रायल, तो इतने बड़े, इस पे इतने बड़े ट्रायल्स हुए हैं। एंड इफ यू यूनाइटेड स्टेट्स का आप डेटा देखिए, बाईपास सर्जरी और स्टेंटिंग, इट हैज कम डाउन बाय 66%। मेडिकल थेरेपी हैज गॉन अप, और इतना ज्यादा हो गया है कि अब आपको इंश्योरेंस कंपनी तभी पैसा देती है हॉस्पिटल को जब एक बहुत वैलिड इंडिकेशन होता है कि क्यों स्टेंट डाला और क्या क्यों बाईपास हुआ। तो ये एकदम दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर कि स्टेबल कॉर्नरी आर्टरी डिजीज में मेडिकल थेरेपी इज एज गुड एज बाईपास और एंजियोप्लास्टी। इन फैक्ट दोज आर नॉट रिक्वायर्ड। इसका मतलब पूरा कंक्लूजन क्या निकला? मूड ऑफ करते जाए, थोड़ा सा क्रोध करते जाए, आधा घंटा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 घंटा 1 दिन तो कुछ नहीं, वो बात मन पे रखते जाओ। और उसके बाद फिर जैसे बताया कि 70% अगर ब्लॉकेजेस है तब तक तो काम भी चलता है, पता भी नहीं चलता है, पता भी नहीं चलता, मतलब बियॉन्ड दैट है तब दिखाई देता है। तो इसका मतलब हम एक एक संकल्प से डैमेज करते जा रहे हैं, पूरा डैमेज कर रहे हैं। तो यही स्पिरिचुअलिटी में हमें यही क्लियर अंडरस्टैंडिंग दी जाती है, उसकी ट्रेनिंग दी जाती है, उसकी प्रैक्टिस कराई जाती है कि जिस समय संकल्प आया मुझे आपका ये व्यवहार अच्छा नहीं लगा, एक ही संकल्प आया, तुमने ऐसा कह दिया, ये व्यवहार अच्छा नहीं लगा, अब उस समय हम अपने आप को इमीडिएटली, अब थोड़ा सा भी इधर क्रोध आया, बोला नहीं मैंने, क्रोध आया या मन मुटाव हो गया, समवेयर नेगेटिव फीलिंग आई, तो वाइब्रेशंस में तो इमीडिएटली होता भी है, लेकिन इंटरनली जो बॉडी ऑर्गन्स है उसमें भी साइलेंटली डैमेज शुरू हो रहा है। तो चाहे वो यूथ एज है, चाहे वो कोई भी एज, चाइल्डहुड स्टेज से ही होता है। और कभी कभी तो मतलब अंदर अच्छी चीज है और बाहर भी अच्छी बेस्ट है, लेकिन बाहर अच्छे और अंदर गड़बड़ है, ये सबसे खराब स्टेज होती है ह्यूमन बॉडी के लिए और माइंड के लिए। कि बाहर तो अच्छे हैं, जैसे आजकल लोग प्रैक्टिस करते हैं, ड्राइंग रूम मैनर्स अच्छे हैं, और इनर कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, अंदर की फीलिंग खराब है, वो सबसे ज्यादा नुकसान करती है थॉट प्रोसेस को भी, मेंटल और पूरी बॉडी के सारे ऑर्गन्स को और सारे इम्यून सिस्टम को। तो दिस इज द वर्स्ट सिचुएशन। तो उल्टे ही करना है, जैसे करना है कि हमें अंदर से सही रहना है, और जो बीमारी गलत थॉट है, जो चीज है, उसको उसी समय खत्म करना है, क्योंकि पिछला बैगेज ही इतना है, उसको क्लियर करने में बहुत टाइम लगेगा। तो सारा क्रक्स ही क्या हुआ है ये बहुत अच्छा, मुझे भी एक डिस्क्लोजर हुआ कि चाहे मैं कॉन्शियसली कर रही हूँ, चाहे मैं सब कॉन्शियसली कर रही हूँ, उतना ही रिएक्शन बॉडी में हो रहा है जितना कॉन्शियस में हो रहा है। तो चाहे मैं ड्रीम में हो रहा है, चाहे ऐसे हो रहा है, और हम ऐसे ही कितना कुछ कर लेते हैं ये कह के कि ये तो नॉर्मल है, नेचुरल है ना, उसने कुछ कहा तो ये फील होगा ही, ये बात मन में मतलब थोड़ा मुझे हलचल हुई, थोड़ा हलचल हुआ, थोड़ा रिएक्शन हुआ, मतलब थोड़ा हुआ, ये भी गड़बड़ कर रहे हैं हम वहां। और उसमें भी देखो, एक होता है आपने कुछ कहा,
मुझे कितना लगा, या मेरे लगने का असर कितनों औरों को भी फील हुआ, ये भी तो है। पेरेंट के बीच में हो रहा है, हस्बैंड ने कुछ कहा, मदर को कुछ हो गया, कुछ बोल दिया, वो तो चल रहा है, और उसको देख देख के दूसरे को जो जो हो रहा है उनके भी असर होता जा रहा है। तो बॉलर और बैट्समैन तो दो जन है, पर ये साथ में जो रह रहे हैं सबको, क्योंकि सबको भी क्यों हो रहा है, क्योंकि थॉट तो सबके चल रहे हैं ना। तो मेन यही हो गया कि जितना हमारा थॉट चलता जाएगा उतना मेरा बॉडी में वैसा रिएक्शन होता जाएगा। तो हम सोचते हैं कि बहुत गुस्से वाला है ना, कई बार आप लोग लेकर आते हो बच्चों को कि बहुत गुस्से वाला है तो चलो इसको थोड़ा समझाओ, लेकिन ये गुस्से को जो पीता रहता है बाजू में, आजू बाजू में, उसको भी तो असर हो रहा है, और उसको भी उतना ही, जो एक्सप्रेस नहीं करता उसको इंटरनल से ज्यादा होता है, उसके ज्यादा हो रहा है। तो किसको जरूरत है मेडिटेशन की फिर, इसका मतलब सबको, ईच एंड एवरी पर्सन को। एजेड जो वाला जो कंसेप्ट था स्पिरिचुअलिटी रिलीजन 60+ में, फॉरगेट अबाउट इट। या ये गुस्से वाला है इसलिए इसको करना चाहिए, वो भी फॉरगेट। लेकिन मैं देख रही हूँ और मुझे इधर असर पड़ रहा है, मतलब मुझे भी जरूरत है, ये इतना क्लियर हुआ है। तो इसका मतलब हमें जैसी ही कुछ बात हुई, इसलिए हम हमेशा बताते हैं, एक है इंफॉर्मेशन, दूसरा है इंटरप्रिटेशन, तीसरा है इम्प्रेशन, एंड फोर्थ है फीलिंग्स। तो जब जैसे वो इंफॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ, जो देख रही हूँ, जो सुन रही हूँ, जो पढ़ रही हूँ। तो अगर मैं YouTube देख रही हूँ, वहां भी मेरा थॉट चल रहा है, वह उनको देखा, मैंने कोई दूसरा कुछ ऐसा ही सीरियल ही देख लिया, YouTube में ही देखा, एक्चुअल बड़ी स्क्रीन भी नहीं है, लेकिन इधर थॉट चला तो भी असर करेगा, सेम करेगा। तो एनी इंफॉर्मेशन और उसका मेरा इंटरप्रिटेशन शुरू हो जाएगा नेगेटिव। तो इसलिए कहाँ जरूरत है, हम सोचते हैं तो इंटरप्रिटेशन, इम्प्रेशन, फीलिंग्स, और फिर डिजीज, और फिर सीवियर डिजीज। हम कब आते हैं डॉक्टर के पास, तो बेचारा डॉक्टर साहब भी, फिर आप भी ज्यादा मदद तो कर नहीं सकते हो मतलब इस लेवल तक आते हैं। तो इसलिए अगर हम इंटरप्रिटेशन लेवल, जैसे ही मैंने देखा, देखने को हम अवॉइड नहीं कर रहे हैं, सुनने को अवॉइड नहीं कर पाते हैं, ऑब्वियसली वो तो नहीं होगा, या पढ़ने को नहीं कर रहे हैं, लेकिन इमीडिएटली उसको मुझे कैसे इंटरप्रेट करना है वो मुझे जरूरत है, वो ट्रेनिंग चाहिए। तो ये ट्रेनिंग, ये ज्ञान सिखाता है। अब आज की बहुत अच्छी बाबा की मुरली थी कि मैं खुश हूं, ये भी चलेगा नहीं है, मैं कितना खुश रखता हूं। तो इसलिए अब कोई भी बात हो जाए तो कितना फास्ट उसको मेरा इंटरप्रिटेशन एकदम पॉजिटिव हो जाए। तो उस समय वाइब्रेशंस, फीलिंग्स उस समय तो हेल्प करता ही करता है, लेकिन कितना बड़ा बचाव हमारा आगे के लिए करता है। और उसके लिए इंटरप्रिटेशन हमारा ठीक हो, उसके लिए क्या चाहिए फिर, जैसे ही आपको मैंने देखा ऐसे आप कर रहे हो, डायरेक्ट मेरे प्रति या इवन दूसरे के प्रति। तो इसलिए पूरा कनेक्शन किसका हुआ, मेरे डिजीज का कनेक्शन मेरे थॉट से हुआ। आप किया नहीं किया, आपने बोला नहीं बोला, आपने इतना नहीं बोलना चाहिए, इतना बोलना चाहिए, उससे कनेक्शन नहीं है। क्योंकि इवन साइलेंट
जो देख रहा है वहां उसको भी असर हो रहा है, तो उसकी बॉडी को असर क्यों हो रहा है? क्योंकि थॉट्स है उसके। तो उसी समय मुझे थॉट्स को चेंज करते आना चाहिए। तो घर में दो जनों का झगड़ा हो रहा है, मैं चाइल्ड हूं और मैं देख रही हूं ऐसा हो रहा है, अब मुझे इमीडिएटली चेंज करते आना चाहिए। तो यहाँ ये ज्ञान की जरूरत होती है, क्योंकि जब हम ये समझ लेते हैं ज्ञान में, क्योंकि ज्ञान का बेसिक फंडा है कि हर आत्मा, एक तो सोल्स, सारे आत्माएं, और हर आत्मा का एक अपना अपना पार्ट रिकॉर्डेड है। अब आपको हम बोल रहे हैं, आप करोगे, आपको अच्छा भी लग रहा है, आप हाँ हाँ भी करोगे, लेकिन आप करोगे उतना ही जितना आपके अंदर वो पार्ट प्ले रिकॉर्डेड है। इसलिए हम कहते हैं मैं कितना बोल रही हूँ, उसको समझ में क्यों नहीं आता है? वो उतना ही समझेगा जितना उसमें रिकॉर्डिंग है, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग प्ले कर रहा है। अगर मुझे ये समझ में आ जाए तो मैं बताऊंगी, एक्सप्लेनेशन दूंगी, लेकिन वो एक्सप्लेनेशन मेरे लिए टेंशन कब होता है? जब वो एक्सपेक्टेशन हो जाता है कि मैंने जैसे समझाया उसको करना चाहिए। समझाते रहो, बताते रहो, चाहे 10-50 बार भी बोलना पड़े, वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो एक्सपेक्टेशन वहां से शुरू हो जाती। आप क्या कहेंगे? बोल रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन जब एक्सपेक्टेशन होता है वहां से शुरू हो जाती है प्रॉब्लम, क्योंकि वहां से दर्द शुरू होता है। ठीक है ना खन्ना? तो ये ज्ञान हमें, तो क्या कहेंगे, एक्सपेक्टेशन नॉर्मल है? नहीं नॉर्मल। मैंने समझाया आपको ऐसे नहीं बैठना चाहिए, ऐसे बैठना चाहिए, आपने नहीं किया, मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा, नॉर्मल है? नॉर्मल है। तो इसका मतलब फिर स्टंट डालना भी नॉर्मल है? स्टंट डालना फिर भी नॉर्मल, फिर नॉर्मल है वो तो, क्योंकि दर्द भी नॉर्मल है, फीलिंग्स भी नॉर्मल है, डिजीज भी नॉर्मल है, स्टंट भी नॉर्मल है, और डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि कुछ फायदा नहीं उसका, केवल मैनेज हो रहा है लेकिन कुछ फायदा नहीं। तो क्यों? क्योंकि अगर हमको इंटरप्रिटेशन लेवल पे हमने नहीं चेंज किया, जैसे होता है ना कि बीमारी बढ़ गई उसके बाद उसको देखा तो और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब और ज्यादा टाइम लगता है मैनेज करने के लिए, और ज्यादा उसके रिसोर्सेस। लेकिन अगर उसी लेवल में अगर उसको हमने चेंज कर दिया तो फिर ये सब नौबत आएगी नहीं। फीलिंग्स, कितना टाइम हमारा उसमें चला जाता है, कितना टाइम चला जाता है, मुझे वो बात अच्छी नहीं लगी, अंदर ही बोल तो नहीं रही हूँ लेकिन अंदर ही अंदर चल रहा है। और कितना अच्छा अभी आपने बताया कि बाहर चाहे कुछ भी खराब हो लेकिन अंदर एकदम अच्छा होना चाहिए। और मॉडर्न लाइफस्टाइल हम क्या किसको कहते हैं? है ना? इसीलिए खन्ना भाई बहुत बिजी होते हैं, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ऐसे है, बाहर बहुत अच्छा हो चाहे अंदर कितना भी खराब चल रहा हो। तो अगर हम सभी अगर इतना भी कर ले कि एवरी सेकेंड जो मुझे जो थॉट आ रहा है उसी समय मैं चेंज करूं, और उसके लिए ज्ञान, जैसे कोई भी कर्म की सिंपल कार्मिक नॉलेज, फीलिंग्स की अंडरस्टैंडिंग। जैसे एक भाई सुबह उठा तो टेबल था, टेबल पे बहुत, मतलब उठते ही सामने टेबल, तो चोट लग गई, बहुत गुस्सा आया उसको कि क्या है आप लोग को समझ में ना, नौकरों को बुलाया ये कि टेबल ऐसे ऐसे पड़ी है। वाइफ ने धीरे से कान में बोला कि रात को फोन आया था ना, आपने टेबल खिसकाई थी, तो टेबल आपने रखी थी।
अब क्या हो गया? तो जब मुझे ये क्लियर होता है कि इसका कारण मैं खुद हूं, तो मेरी फीलिंग्स, मेरा क्रोध, तो इसका मतलब कुछ भी हो रहा है उसका कारण हम स्वयं है। ये अगर इतना सा क्लियर हो जाए तो हम जो कहते हैं ना कि ये बोलता बहुत है, ये इसके अंदर ग्रीड बहुत है, ये बहुत एक्सपेक्टेशन, मतलब व्हाटएवर कंप्लेंट्स हमारी दूसरे के लिए होती है, वो सब कंप्लेंट्स, कोई कंप्लेंट्स रहेगी कि ये ऐसा करता है, वो वैसा करता है, कोई कंप्लेंट्स नहीं। और अगर कंप्लेंट्स नहीं है किसी के लिए, मतलब 100% एक्सेप्टेंस है उसमें, स्वीकार करने की शक्ति। स्वीकार करना और सप्रेस करना फर्क है ना? स्वीकार करना, आप क्या कहते हैं? स्वीकार करें, सप्रेस तो इक्वली ज्यादा हार्मफुल है। स्वीकार कर लो, ठीक है, उसकी गलती हुई, वो रॉन्ग कर रहा है, समवेयर कोई ना कोई मेरे कर्मों का फल है जो हो रहा है। मतलब कभी कभी हम वो भी मजबूरी से करते, पता नहीं क्या मेरे कर्मों का फल है, मतलब वो भी स्वीकारना नहीं हुआ, लेकिन अंडरस्टैंड करके अब मुझे उसके कर्म, अपने कर्मों को चेंज करना है कि अब तो मैं, अब जैसे बीमारी शुरू हो गई थॉट्स करने से, चाहे आप जाने नोइंगली कर रहे हो, अननोइंगली कर रहे हो, सब कॉन्शियस लेवल पे कर रहे हो और मुझे पता नहीं चल रहा है, लेकिन वो असर कर रहा है। इज इट राइट? बीमारी शुरू हो गई, तो इसका मतलब कर्म भी कब से शुरू हो गया? कार्मिक अकाउंट कब से शुरू हुआ? फिर बीमारी भी इस लेवल पे शुरू हो गई, तो कार्मिक अकाउंट भी उस लेवल से शुरू हो गया। तो मुझे अच्छा नहीं लगा, आप ऐसे बैठे हो और मैं इधर चला रही हूँ, मैंने रॉन्ग कर्म वहां से शुरू कर दिया आपके साथ। इसलिए हम कभी बैठे होते हैं, इसकी बुराई कोई कर रहा होता है, हम हाँ में हाँ मिला देते हैं ना, हाँ बहुत खराब है, राइट बात है। तो वो हाँ में हाँ मिलाया, वहां से कर्मों की शुरुआत होगी। मेरा उस व्यक्ति के साथ नेगेटिव अकाउंट शुरू हो गया, वो सरकार खराब है, वो व्यक्ति सीएम ऐसा है, ये तो ऐसा ही है, हम बहुत नॉर्मली बोलते रहते हैं, वो कार्मिक अकाउंट हो गया मेरा। और फिर मैं फैलाती हूँ उसको कि नहीं नहीं वो तो बहुत ऐसा है, मैसेज आया, ये सरकार ऐसी है, ये गवर्नमेंट ऐसी है, उसको फैलाया। मैं सोच रही क्या है, मेरे को थोड़ी कुछ असर हो रहा है, बॉडी में, हार्ट में असर नहीं हो रहा है, मैंने फैलाया। कितनों को मैंने नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करने की प्रेरणा दी। एक कुछ मैसेज रॉन्ग, जो भी मैसेज रियलिटी थी, लेकिन मैंने फैलाया, कितनों को मैंने क्रिएट किया, और कितने समय तक क्रिएट किया वो मुझे भी नहीं पता। एक बीज से कितना बड़ा वृक्ष होना है, एक फल में कितने बीज है वो गिन सकते हैं, गिन सकते हैं, वी कैन काउंट। लेकिन एक बीज से कितना फल निकलने वाला है वो काउंट कर सकते हैं? कितने और बीज निकलने वाले वो नहीं कर सकते। तो कोई मुझे कह रहा है, मेरे सामने आया वो फल, तो मुझे कितना थॉट क्रिएट करना है वो तो फिर भी मेरे ऊपर है। लेकिन अगर मैंने कुछ कह दिया, संकल्प कर दिया, आपको बोल दिया या 4 जनों को बोल दिया, और उसने कितना उसको थॉट क्रिएट किया वो मुझे कुछ पता नहीं। और ये सब मेरे कार्मिक अकाउंट हो रहे हैं, कर्म का खाता बनता जा रहा है। और कर्म का खाता का मतलब क्या है? कोई बीमारी आती तो हम क्या कहते? पता नहीं कौन से कर्म किया। छोटा सा बच्चा 7 मंथ्स, मतलब अभी प्री मैच्योर बेबी, और उसके हार्ट की प्रॉब्लम, और मतलब इतनी ज्यादा हार्ट की प्रॉब्लम, फिर उसको वूम से निकाला गया, उसको वहां वो रखते हैं ना, उसको इनक्यूबेटर में वहां रखा,
फिर वहाँ इन्फेक्शन लग गया, फिर उसमें इतनी सुइया, फिर वहाँ, और बहुत समय तक वो चलता रहा, 1 महीना। तो और इतनी सुइया, डॉक्टर ने फिर बाद में बोला कि छोड़ दो इसको, और मतलब इसको दिल से विदाई दे दो, फायदा नहीं, क्योंकि इसको वैसे ही ब्रेन की इतनी प्रॉब्लम है, ये शरीर ले भी, मतलब बड़ा भी हो जाएगा तो ब्रेन का। और फाइनली उसने शरीर छोड़ा। तो वो बच्चा जब हाथ में आया पेरेंट का, सारी गला इधर, छोटा सा बच्चा, 8 months ओल्ड चाइल्ड, गले में पूरा सुई, मतलब क्या क्या उसकी हालत थी। अब वो आत्मा, हम क्या कह रही, अब ज्ञान आया तो हम क्या कहते, बेचारी आत्मा केवल भुगतने के लिए आई थी। लेकिन क्यों भुगता? वो जो इतने कर्म किए ना, और वो पेरेंट्स को अभी तक ग्रीफ इतना, अटैचमेंट अभी से ही, अभी तो कुछ हुआ भी नहीं, और अभी तक वो डिप्रेशन में है। इसको हम क्या कहेंगे? नॉर्मल बच्चा है ना, बच्चे की तो फीलिंग आएगी। लेकिन ये नॉर्मली आज हमको ये डिजीज नॉर्मल कराती है। तो इसलिए कब जरूरत है इसकी? एवरी मिनट। अब हो गया वो हो गया, किसी ने कुछ कह दिया, कर दिया, प्रॉपर्टी भी छीन ली, बड़े से बड़ी बातें हो गई ना। आज से मैं ठीक कर सकती हूँ, चाहे अभी 70+ है, 80+ है, अभी से भी तो ठीक कर सकती हूँ। बचा हुआ तो नहीं करे। तो जैसे आपने बताया कि रिवर्स भी हो सकता है, नहीं, बहुत पॉजिटिव से बहुत रिवर्स होता है। तो हमने देखा ऐसी भी आत्माएं जो ज्ञान में चल रही है, जो मतलब इस ट्रेनिंग में है, और फिर वो जब ये एफर्ट करती है, मेडिटेशन कर रही है, और कंप्लीटली पॉजिटिव, तो कई सारी बीमारी जो वेस्कुलर डिजीजेस है, तो अब वो बढ़ नहीं रही है और उतना उसका असर नहीं हो रहा है। तो कब ओनली पॉजिटिविटी। ऐसा है आपके पास केसेस है? बहुत से हैं, एक नहीं बहुत। मुझे एक केस ये बहुत ही कॉमन चीज देखी है, मैंने खुद देखा है। ये 2 केस तो मैं कैंसर के दिखाऊंगा, बताऊंगा, जिसमें 3rd स्टेज कैंसर, एक में लिवर मेटास्टेसिस, ओनली बिकॉज ऑफ पॉजिटिव थॉट एंड बिलीव कि मैं ठीक हो जाऊंगा। वो दोनों पेशेंट ठीक हुए, एक दवा से, एक बिना दवा से। और आज कम से कम 5 साल से मैं देख रहा हूँ, एक यंग एज का ऑलमोस्ट अराउंड 30-40s में, और एक ओल्ड एज के अराउंड 60-70 के। So this is very very possible and मैंने मतलब I was also, and ये नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ कि कैंसर था, डायग्नोसिस गलत है। वो पेशेंट जिनकी बायोप्सी प्रूव, पेट प्रूव, not only in our hospital, Fortis and Tata Cancer in Mumbai, all 3 places, both the cases, and they got reversed, one without therapy, with only positive attitude and belief कि वो ठीक होगा, and the other one belief plus immunotherapy. तो ये और हार्ट डिजीज में भी हम लोग बहुत देखते हैं ऐसे ऐसे मरीज जिनको लेफ्ट मेन है, 15 साल पहले बोल दिया गया कि नहीं सर्वाइव कर सकते बियॉन्ड 1 year 2 year, विदाउट सर्जरी, विदाउट एंजियोप्लास्टी, दे आर वॉकिंग टिल डेट एंड दे आर एब्सोल्युटली फाइन। तो ऐसा नहीं है कि नई चीजें हो सकती हैं, बहुत कुछ हो सकता है। वी सी दीज मिरेकल्स एवरी डे, ओनली थिंग वी हैव टू ट्रेन आवरसेल्व्स एज डॉक्टर्स कि ऐसी चीजें हैं तो क्यों हैं, यू हैव टू रिसर्च देयर। जैसे दीदी बता रही थी वो बहुत सही चीज है। आई वुड जस्ट ऐड कि जैसे आजकल कोविड से इन्फेक्शन का डर है, यू नो, थॉट्स आर द मोस्ट इन्फेक्शियस थिंग्स, सो इट इज नॉट नेसेसरी कि आप मास्क लगा रहे कर रहे हैं। तो ये जो ज्ञान का मास्क है या अपने माइंड का मास्क है लगाना बहुत जरूरी है, बिकॉज आज के बच्चे क्या करते हैं, आप देखो कुछ नहीं है, मोबाइल ऑन कर लिया, चैटिंग शुरू हो गई, यूट्यूब पे चले गए, इंटरनेट पे चले गए। दीज आर ऑल थॉट्स which are going to destroy their life if not analyzed properly. And ऐसे ही लोगों से बात कर रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं, you know,
गप्पे मार रहे हैं। ये प्रपंच से जितना नुकसान होता है ना, ये धीरे धीरे करके आगे जाके पता चलता है, और उसको उसी समय एक तो रोकना चाहिए, इसमें पड़े नहीं, और उसी समय अपने थॉट्स को करेक्ट करना चाहिए। जैसे यहाँ पे आपने सिखाया कि एवरी आवर यू स्टॉप चेक, एंड इट शुड बी चेक्ड एवरी मिनट, एवरी रिएक्शन, जैसे दीदी बता रही थी, इट हैज टू बी फिनिश्ड देन एंड देयर। अदरवाइज ये कब कैसे घुस जाता है माइंड के अंदर और सबकॉन्शियस माइंड में पता भी नहीं चलता। सालों बाद पता चलता है जब आपका ऐसी सिचुएशन में आप आते हैं और फिर सडनली इस तरह का रिएक्शन होता है, जो आपको भी सरप्राइज होते हैं कि ऐसा रिएक्शन कैसे हो गया। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस थिंग व्हिच आर लाइक unfiltered or unattended thoughts which have gone inside. तो अब तो हमें विश्वास हो गया ना, खाली ब्रह्मा कुमारीज नहीं कह रही है ना। तो इसलिए ये मेडिटेशन कि कब सीखना चाहिए, जब से हमको सोचना आता है ना, तब से मेडिटेशन सीख लेना चाहिए, सिखा देना चाहिए। हम सोचते हैं तो छोटी एज है, क्या जरूरत है उसको, पर छोटी एज में भी जिद्दी करना आता है बच्चे को, गुस्सा करना आता है। कोई किसी ने कहा हमको वो बच्चा मारता बहुत है, अब तो छोटा है, मारता है, मार खा भी लेते हैं, लेकिन उसकी वो नेगेटिविटी शुरू हो रही है उसकी, उस समय से उसको ये शुरू करना है। तो इसलिए ये मेडिटेशन, इसलिए फ्रॉम वूम, वो कहते हैं ना स्ट्रेस कब से, फ्रॉम वूम टू टूम, तो हम भी कहते हैं मेडिटेशन कब से, फ्रॉम वूम टू टूम, फ्रॉम वूम। हाँ, एग्जैक्टली। तो इसलिए ये सीखना, हम सोचते हैं कि ठीक है कभी कभी सीख लेंगे, हफ्ते में एक बार, बहुत अच्छा है, नहीं से तो कुछ अच्छा है, पर आप जस्ट इमेजिन करो एक हफ्ते में या दो हफ्ते में 2 बार, मतलब 2 घंटा, और जो बाकी बातें जो असर कर रही है वो कितना है पूरे हफ्ते में, पूरे दिन की बातें कितनी बार असर करती है। तुमने खाना गर्म नहीं लाया, वहां क्रोध, वो असर कर दिया, मतलब हर चीज मुझे असर कर रही है, और मैं पूरे दिन पूरे हफ्ते में फिर 2 बार करूं ये नॉलेज। हाँ, हाँ, तो इसलिए, हाँ, तो इसका मतलब एवरीडे ट्रेनिंग चाहिए ना, मतलब 24 घंटे में 1 घंटे तो ट्रेनिंग चाहिए, 7 डेज में 2 घंटे ट्रेनिंग, मतलब बाकी 150 आवर्स दूसरी बातों का असर, और एक है रोज 23 आवर्स, ठीक है बाहर जगह, लेकिन 1 घंटा ये ट्रेनिंग कर लो। कॉस्टली है, कॉस्टली है। खन्ना भाई रोज मुरली सुनते हैं, ही मेक्स अ पॉइंट, जाते आते कैसे भी करके मुरली सुनना है, क्योंकि ये जो ताकत बाकी सारे जो पूरे दिन के टॉक्सिन्स है वो सबको निकाल देती है। तो इसलिए ये कितना फास्ट हम शुरू कर सकते हैं। कल से हमारा कोर्स शुरू होता ही है, 6:30 बजे, 10:30 बजे, शाम को 6 बजे और 7:30 बजे, मतलब हमने इतने सारे टाइमिंग्स रखे, इसमें नहीं तो इसमें, इसमें नहीं तो इसमें, एटलीस्ट हम करते रहे। मतलब भगवान ने प्रॉब्लम भेजी, उसके साथ इतने सारे एवेन्यूज भी भेजे, अगर हम इसको अवेल नहीं करेंगे तो बाद में जब जाना पड़ेगा ना उनके सामने, तो उसने बोला था स्वर्ग में एक सीट खाली, वो एक व्यक्ति का हुआ कि वो उसको भगवान पे बहुत विश्वास था, तो एकदम बहुत हलचल हुई, ये तूफान आया, तो बोला नहीं भगवान, तो उसमें बोला कि भगवान आएगा, तो उस समय बहुत तूफान आया, एक नाविक आया कि चलो चलो निकलो, बोला नहीं नहीं मुझे भगवान स्वयं आएगा फिर मैं जाऊंगा। तो ठीक है, फिर वो और तूफान बढ़ गया बहुत सारा, वो घर भी फ्लोट करने लगा। फिर बाद में एक पार्षद आया, मतलब वो जैसे ऊपर से कोई देवात्मा उतरी, बोला चलो चलो, नहीं नहीं भगवान खुद आएगा ना,
फिर मैं जाऊंगा। और फाइनली फिर वो ड्राउन हो गया। और फिर जब ऊपर गया तो ऐसे 3-4 जगह वो कहते नहीं भगवान आया। तो फिर पूछा भगवान को कि क्या हुआ, आप आए नहीं। तो उसने बोला कि मैंने ये सब सिग्नल्स भेजे। नाविक बन के गया था। हाँ नाविक बन के हाँ, तो ये सब समझ में आ रहा है ना। तो इसी तरह आज हमारा जो भी समागम हुआ, ये भी क्या है जिसमें हमको आई ओपनर, मुझे तो बहुत अच्छे पॉइंट्स लगे खन्ना भाई ने जो डिस्क्लोजर किया कि सोते समय, मतलब कई सारी बातें। तो ये सब हमको भगवान ने भेज दिया, सिग्नल्स भेजा। फिर हम क्या कहते हैं, नहीं नहीं ये तो चलता रहता है। और फिर अभी थोड़ा लाइट ले लेंगे, या हो सकता है अभी हम करेंगे, हाँ करना है, घर पे जाएंगे फिर कुछ सारे इश्यूज आएंगे। अब कल शाम को 6 बजे का सोचा, बाय दैट टाइम और भी कुछ इश्यूज आएंगे। फिर सोचा कि कल नहीं करेंगे, परसों से शुरू करेंगे। और 2 दिन, फिर बाद में परसों के और कुछ आए, और तीसरे चौथे दिन के बाद तो बोला ठीक है कर लेंगे ना, उसमें क्या है। तो इसलिए आज थॉट आया, अच्छा कब करना है, अभी करना है। डॉक्टर ने बड़ा अच्छा मास्क बताया, ज्ञान मास्क। हाँ, थॉट्स का मास्क। तो इसलिए डिसाइड करें कल से मुझे ये क्लासेस करनी है, और ये मेरे लिए अच्छा है, और मेरे कारण जो मेरे साथ सभी रहते हैं। और कितना जरूरी है ये, जैसे भाई साहब ने अभी बताया कि चाहे बाहर आप कितना भी खराब हो कोई प्रॉब्लम नहीं, अंदर आपको बहुत अच्छा होना चाहिए। तो इतना जरूरी है ये। हम सोचते बाहर सब कुछ सेट हो जाए फिर हो जाए। तो इसलिए ये टाइमिंग्स है, और हम डिसाइड करें। और 1 मिनट साइलेंस में मेडिटेशन जैसे बता रहे थे, अभी तो हम सिर्फ ऐसे साइलेंस का एक्सपीरियंस करेंगे, लेकिन जब हम कोर्स करेंगे तो ये पूरा अंडरस्टैंड करेंगे उसको। अपने आप को सब बातों से फ्री करें। मैं ज्योतिर्बिंदु पॉइंट ऑफ लाइट आत्मा हूं। मेरे अंदर बहुत जन्मों की रिकॉर्डिंग है, कार्मिक अकाउंट लेकर आई हूं मैं। और अब इसको मुझे क्लियर करना है। चलते हैं परमात्मा के पास, ऊपर कहते परम धाम में रहता है, ऊपर रहता है। आज हम उसका विजुअलाइज करते वहां पहुंचते हैं। शांति धाम, परम धाम, ज्योति का देश, परमात्मा वहां रह रहे हैं, मेरी तरह ज्योति, महाज्योति। और अब मैं आत्मा, ये जो ज्योति का देश वास्तव में मेरा घर, इसलिए हम उंगली उठाते हैं। ऊपर गया, अपने घर पहुंची, शिव बाबा के पास। वो भी ज्योति, मैं भी ज्योति। शक्तिशाली वाइब्रेशंस उनसे ले रही, शांति का सागर, प्रेम का सागर।
जैसे सूर्य से किरणें निकलती है, ऐसे परमात्मा से प्रेम, शांति, प्योरिटी, सब गुणों की किरणें निकलते हुए मेरे पास, मेरे अंदर समा रही है। इस तरह से उनकी वाइब्रेशंस को मेरे में मैं लेती जा रही हूँ। और ये पावरफुल वाइब्रेशंस लेकर अब मैं नीचे आ रही हूँ। वापस इस शरीर में प्रवेश कर लिया। परंतु याद है उनसे कैसे कनेक्ट किया, उनसे वो एनर्जी ली। अब मैं सारे दिन में चल रही हूँ, बोल रही हूँ, देख रही हूँ, पर फील करूंगी कि जैसे उनकी किरणें मेरे ऊपर छत्र छाया के रूप में है। वो मेरे साथ है। सामने जो भी हो रहा है, अच्छा हो रहा है और अच्छे से अच्छे होने वाला है। इसी कंक्लूजन को जीवन में उतारकर अब मैं रेडी हूँ कर्म करने। ओम शांति।